हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग BHU रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो कि 19 मार्च 2021 को होने वाला है, अभी कुछ ही दिन बाद। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोज़ लेके आया हूँ, अप्रॉक्स 4 to 5 वीडियोज़ मैं लेके आया हूँ, जिसका मैंने नीचे सबसे पहला लिंक दे दिया है। इसमें मैंने जो है कॉमर्स के अप्रॉक्स आप कह सकते हो नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस, आज की वीडियो मिला करके 40 क्वेश्चंस के जो है मैंने आपकी प्रिपरेशन कराई है। बहुत से न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं जो कि आगे जा कर के उनके लिए भी हेल्पफुल है जो कि नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं इन दी सब्जेक्ट कॉमर्स, या PhD एंट्रेंस एग्जाम किसी और यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, MPhil एंट्रेंस एग्जाम किसी और यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं इन दी सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। सो जो बाकी क्वेश्चंस थे 36 to 40 वो मैं आज आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज researchphd.in फॉर डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस and for PhD admission notifications, and you can also follow us on Facebook and Telegram. The regular updates regarding our videos and regarding quizzes you will find in Facebook page and Telegram as well. So do subscribe it and follow us also. So the first question in front of you is question number 36. Which committee is constituted by Parliament to control over government finance? गवर्नमेंट फिनेंस को कंट्रोल करने के लिए कौन सी पार्लियामेंट द्वारा कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? एलोकेशन ग्रांट्स कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, रेवेन्यू कलेक्शन कमिटी, प्रोग्राम बजट कमिटी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ जो ऑलरेडी आ चुके हैं। इजी क्वेश्चंस हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो। क्या लगता है आपका क्या आंसर हो सकता है? The correct answer is Public Accounts Committee. The correct answer is Public Accounts Committee. The Committee on Public Account is constituted by Parliament each year for examination of accounts showing the appropriation of sums granted by Parliament for expenditure of Government of India. जो भी सरकार के जो भी खर्चे हैं उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने के लिए और देखने के लिए कि जितना भी पैसा दिया है उसका प्रॉपर तरीके से एक्सपेंडिचर हुआ है कि नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट की गई पार्लियामेंट द्वारा एक कमेटी, और उस कमेटी का नाम था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, विच विल जस्ट कंट्रोल ऑल द गवर्नमेंट फिनेंस। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। एज पर मैनेजरियल ग्रिड थियोरी विच लीडरशिप स्टाइल इज द बेस्ट? 1-1 स्टाइल, 1-9 स्टाइल, 9-9 स्टाइल या 9-1 स्टाइल? मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी आपको याद होगी, ब्लेक एंड माउंटेन ने दी है इन द ईयर 1964, और दिस मॉडल इज बेसिकली identify 5 different leadership style based on the concern for people and concern for production। मतलब y axis और x axis में जो है हम कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन रखेंगे, और उसके बेसिस पे एक लीडरशिप आप कह सकते हो थियोरी, लीडरशिप स्टाइल थियोरी जनरेट की गई है ब्लेक एंड माउंटेन द्वारा। तो आपको बताना है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेस्ट कहलाता है। इसमें मैं यहाँ पे लीडरशिप जो ये आपका है बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको जो है कैसे बनता है ये। यहाँ बेसिकली आप कह सकते हो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कुछ चीज़ें लिखते हैं। वाई एक्सिस में अपन लिखते हैं कंसर्न फॉर पीपल, और एक्स एक्सिस में लिखते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और यहाँ पे आप कह सकते हो 1-9 यहाँ पे आता है, उसके बाद 1-1 यहाँ पे आता है। मतलब हमने यहाँ स्केल्स लिखा हुआ है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ स्केल्स हैं, ये ऐसे ऐसे करके स्केल्स हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके स्केल्स हैं। इसके बेसिस पे 1-9, ये 1-9 स्केल है। यहाँ अगर अपन बात करें 1-9 यहाँ है, 1-9 यहाँ पे, उसके बेसिस पे ये 1-1। आप लोग सोच रहे होगे 1-9 ये सब कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट इज़ 9-1 एंड नेक्स्ट इज़ योर 9-9, और एक बीच में होता है दैट इज़ कॉल्ड मिडल ऑफ द रोड, ये 5-5 होता है। बट नेचुरली हाईएस्ट इज़ द बेस्ट। 1-9 होता है, आप कह सकते हो कंट्री क्लब मैनेजमेंट, 1-9 कंट्री क्लब मैनेजमेंट होता है। इम्प्रोवराइज्ड मैनेजमेंट होता है 1-1, टास्क मैनेजमेंट होता है 9-1, और
टीम मैनेजमेंट होता है 9-9, और मैंने 5-5 तो बता दिया, मिडल ऑफ द रोड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 9-9 स्टाइल, बिकॉज इट बेसिकली डील्स विद टीम मैनेजमेंट, और आप सब जानते हो टीम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस लीडरशिप स्टाइल बेसिकली फोकसेस दैट the task the team management should be the best, so 9-9 style will be considered as the best leadership style under managerial grid theory, which is given by Blake and Mountain. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बिफोर इट आई वुड लाइक कि मैं इसको मिटा दूं। ओके, विजिबल ऐप। ओके, 38 क्वेश्चन एक्सेप्टेंस थ्योरी के ऊपर है ये। As per acceptance theory, the originating point of authority is lowest position, middle position, modern position या supreme position. Acceptance theory जो है ये चेस्टर बेनार्ड ने दी थी, और आप अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आपको एक नॉलेज मिलेगी एक्सेप्टेंस थियोरी के बारे में। एक्सेप्टेंस थ्योरी बोलती है हमको कि मैनेजर्स अथॉरिटी जो है इट शुड बी टोटली बेस्ड ऑन वर्कर्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिज राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड टू एक्सपेक्ट कंप्लायंस। मतलब यहाँ पे वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, और यहाँ पे बोला गया है कि वर्कर्स हैव टू बिलीव दैट मैनेजर्स हैव लेजिटिमेटली गिव ऑर्डर्स एंड देयर इज ए लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन दैट द ऑर्डर विल बी कैरिड आउट, है ना। यहाँ पे जो है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी में बोला गया है कि यहाँ पे वर्कर्स ये बिलीव करते हैं कि जो मैनेजर्स हैं ये ऑर्डर्स देंगे, और साथ ही साथ जो है एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे मैनेजर्स की काम जो है वो हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ वर्कर्स एक्सेप्टेंस की बात की जा रही है, वर्कर्स एक्सेप्ट करेंगे अगर वो काम, तो ही आगे जा कर के वही काम मैनेजर ही देगा ना, बिकॉज उसको अल्टीमेटली काम किससे कराना है, वर्कर से कराना है। तो वर्कर्स के एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ ही अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके डिसीजन को, आपके ऑब्जेक्टिव को, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गिविंग दैट आइडिया और मेकिंग दैट पॉलिसी और गिविंग दैट इंस्ट्रक्शन टू दी वर्कर्स, राइट, या एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो उनका एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कह सकते हो एज पर एक्सेप्टेंस थ्योरी द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द अथॉरिटी इज लोवेस्ट पोजीशन या लोवेस्ट पोजीशन, बिकॉज वर्कर्स आर कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट पोजीशन। तो इसका अगर आप आंसर जानना चाहते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉल्ड लोवेस्ट पोजीशन। यहाँ पे वर्कर्स का जो एक्सेप्टेंस है उसको फॉरमोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर मैनेजर्स अपने डिसीजंस वगैरह देगा in order to carry out. Next, which one of the following is correct? अकाउंट्स का एक क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पॉइंट सही है? 1 2 3 4 ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और आंसर दीजिए मुझे। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूछा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए आप। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, सपोज़ मैंने बनाया यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं रफ में बना रहा हूँ। यहाँ पे लिखा अपन ने ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखा 2 परचेज, यहाँ लिखा 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आया 2 जीपी, इसके बाद आया बाय क्लोजिंग स्टॉक, और फिर आया ऊपर बाय नेट सेल्स, नेट परचेज नेट सेल्स आप लिख लीजिए आफ्टर डिडक्टिंग सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो ये आप कौन सा जस्टिफाई कर रहा है? क्रॉस प्रॉफिट प्लस, इसको टेबल के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करके फॉर्मेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन बना लिया है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा ये चीज़ बोल रहा है? क्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल बी इक्वल टू नेट परचेज। तो ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर 3। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल बी सेल्स, और ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट से भी पता चल गया है। सो 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन पे आप आ चुके हैं। मेरा पूरा का पूरा जो ये 40 क्वेश्चंस का सफ़र था ये कंप्लीट हो जाएगा। BHURET 2021
के लिए मैं ये बना रहा हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 9, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है 63,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 6। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन सेल्स पूछ रहा है, यहाँ पॉइंट नहीं पूछ रहा है। 1,89,000, 84,000, 63,000 और 54,000। सॉल्व करिए, आई एम गिविंग यू अ मिनट। फॉर्मूला बता दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स का। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? बीईपी का, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये तो बीईपी का है। और बीईएस का क्या होगा? ब्रेक इवन सेल्स। बहुत सिंपल है, ये जो आया है ब्रेक इवन पॉइंट, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल सेलिंग प्राइस से तो आपका बन जाएगा ब्रेक इवन सेल्स। अब आप इसको फुट करिए इसमें फिगर्स एंड यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर। ओके, आई एम गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ इट। आपको फिक्स कॉस्ट दिया है यहाँ पे 63,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 9 माइनस 6 होता है आपका 3। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैसे आएगी? 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया आपका कितना? 21,000। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 9। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0,009 2 9 जा 18, 189,000। तो इस ये आ गया आपका आंसर ब्रेक इवन सेल्स का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1,89,000। सो दिस इज द एंटायर क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स फॉर BHU RET। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और साथ ही नेट JRF वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे क्लियर हुए होंगे और इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंच सके, लोगों की नॉलेज इंक्रीज़ हो और उनका सपना पूरा हो सके अगर वो नेट JRF या एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई PhD MPhil का दे रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप अपने लाइक्स और कमेंट्स हमें देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।